तो व्हाट इज वैल्यूएशन प्रिंसिपल, इसके ऊपर डिपेंड है चैप्टर 10। बिजनेस वैल्यूएशन की जरूरत क्या है, सोर्स कैसे वैल्यू कैसे की जाती है, वेरियस अप्रोच टू वैल्यूएशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस वैल्यूएशंस मॉडल्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ वैल्यूएशंस एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज बिजनेस वैल्यूएशंस। तो वैल्यू की रिक्वायर क्यों होती है, वैल्यूएशंस क्यों करते हैं? अगर आप किसी बिजनेस को बाय करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, कोई सामान आप खरीदते हो तो पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर आप कार खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, ठीक है, क्या करते हो, लगता है अरे ये 1 लाख रुपए का फोन है, इसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं, 50,000 में मिल जाता है मार्केट, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक चलता है ना। वैसे ही आप अपना कोई पुराना सामान बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, कार लेके जाते हैं तो वैल्यूअर क्या करता है, वैल्यू देखता है, बोलते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू मिल पाएगी। फिर मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर करना है, किसी कंपनी को एक्वायर करना है, ठीक है। जनरल सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस टू ऑनर, कि आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। फेयर ट्रीटमेंट टू डिफरेंट सेट ऑफ इट स्टेक होल्डर इन केस ऑफ इक्विटी स्वैप, इक्विटी स्वैप में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको फेयर ट्रीटमेंट के लिए, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी जरूरत पड़ती है वैल्यूएशंस की, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वैल्यू इन बिजनेस, पहला होता है अर्निंग और दूसरा असेट्स होता है। अब वारेन बफेट के कोट के अनुसार देयर आर टू सोर्स ऑफ वैल्यू इन अ बिजनेस, पहला अर्निंग, दूसरा असेट्स। अर्निंग कितनी है और असेट्स क्या है? असेट्स में क्या आते हैं, वेदर अ फाइनेंशियल असेट जैसे स्टॉक और बॉन्ड, रियल असेट्स में आपके पास कैश फ्लो आ रहा है, पीरियोडिक अर्निंग आ रही है, फाइनेंशियल इनफ्लो है ना सेल्स ऑफ असेट्स में, ठीक है। जैसे अपन बॉन्ड में क्या होता है, कूपन प्रोड्यूस करता है, वो अर्निंग में, रिडीम करने पे अपने को क्या मिलता है, वैल्यू मिल जाती है, वन टाइम कैश फ्लो। वैसे इक्विटीज में जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने को क्या मिलते रहता है, डिविडेंड। और जब अपन उसको सेल करते हैं तो वन टाइम कैश इनफ्लो होता है, अपने पास आता है। रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट में क्या होता है, अपने को रेंटल इनकम मिलती है, अगर अपन ने घर है, जमीन है, उसको लीज पे दिया है, और उसकी वैल्यू भी एप्रिसिएट होते रहती है। तो बिजनेस क्यों स्टेबलाइज करता है, कोई कोई बिजनेस क्यों करता है, टू जनरेट कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग, कि आपको अर्निंग मिल सके, ठीक है, एंड द पोटेंशियल टू रियलाइज कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स। अगर आपकी अर्निंग सही नहीं है तो आपके एसेट्स को आप सेल करो तो आपको कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, ठीक है। या तो दो चीजें होती है, या तो आपने सेल कर दिया, या तो आपका बिजनेस खत्म हो गया, तो क्या करता है आदमी, अपने असेट्स को बेच देता है कि जो मिलना है मिल जाए यहां से, ठीक है। लेंडर्स जो होते हैं ना, जो उधार देते हैं, वो भी सेम वे में थिंक करते हैं। तो लेंडर विल थिंक फर्स्ट, इंश्योर दैट बिजनेस विल बी एबल टू जनरेट कैश फ्लो टू मीट इट ऑब्लिगेशन बिफोर मेकिंग द लैंडिंग, ठीक है। देखो कोलेट्रल लेते हैं वो अलग चीज है, लेकिन पहला वो क्या देखते हैं कि ये बिजनेस कर रहा है, वो चल पाएगा कि नहीं, कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा कि नहीं, ऑब्लिगेशन जो हमारे लोन की ईएमआई है, या जो अपना को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, वो पेड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंसिडरेशन इन द डिसीजन मेकिंग, इट इज ओनली अ फॉल बैक मैकेनिज्म टू रिकवर देयर मनी इफ देयर कैश फ्लो एस्टिमेटिंग प्रूव रॉन्ग, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो कई बार रॉन्ग भी प्रूव होता है, ठीक है। तो अप्रोच टू वैल्यूएशंस, आप लोगों को मैंने ये चैप्टर लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, आज फिर उसको रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर आपके नंबर डिसाइड करेगा आप कितने अच्छे नंबर ला रहे हो, ठीक है। तो कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशंस होता है, ठीक है। इन दिस अप्रोच assets इज वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉस्ट दैट नीड टू बी incurred टू क्रिएट इट, कितना पैसा लगेगा अगर उसको मैं तैयार करूं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन इज सुटेबल ओनली फॉर अ बायर हु हैज चॉइस बिटवीन बाइंग वर्सेस मेकिंग, जिसके पास चॉइस है। लेकिन जो मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है,
कि वो बिल्ड कर सके और रन कर सके, ठीक है। लेकिन एज अ बायर आपके पास चॉइस है क्या, बाइंग वर्सेस मेकिंग का, ठीक है। या अप्रोच इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, ये अप्रोच फाइनेंशियल इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। होता है, ठीक है। उनका क्या काम होता है, strategic investor who intended to carry on business into the long term may consider using this approach, ठीक है। सेकंड होता है कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशंस। तो इसमें दो ही चीज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन अप्रोच, assign value to asset based on what investor would be willing to pay for cash flow generated by the assets। तो कितना एक इन्वेस्टर आपको पे करने के लिए तैयार है कंपेयर टू आप कितना कैश फ्लो जनरेट करते हो सकता है आप 100 रुपीज कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो और इन्वेस्टर आपको 1000 रुपीज देने को तैयार है, ठीक है। दिस अप्रोच में क्या होता है, डिस्काउंटिंग इट्स कैश फ्लो एट अ सुटेबल रेट, ठीक है। तो पहला होता है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू की कैटेगराइजेशन कैसी होती है, टू कैटेगरीज में। पहला होता है रियल रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशंस, इट इन्वॉल्व एडजस्टिंग द कैश फ्लो बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द कैश फ्लो, ठीक है। इट इज देन डिस्काउंटेड अ रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट को ये डिस्काउंट करता है, इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशंस। हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिस्क रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशंस किसके लिए होती है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ठीक है। और इस टाइप की वैल्यूएशंस इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है, रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशंस। रियल वर्ल्ड वैल्यूएशंस क्या होता है, आपको एस्टिमेट करना है द मोस्ट लाइकली कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग इट एट द रेट ऑफ रिटर्न that reflect the risk free rate plus suitable risk premium to account for certainly in the cash flow, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूशंस। हमेशा देखिएगा रिस्क न्यूट्रल वैल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर होता है सेलिंग प्राइस बेस्ड वैल्यूशंस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, पी पीबी ईवी बीटा इस टाइप के जो वैल्यूशंस रेशोस हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है देखिए नेक्स्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर बिजनेस वैल्यूशंस। कोई एक बॉन्ड है, एक एग्जांपल यहां दिया है, एक बॉन्ड है जो जनरेट करता है 9% इंटरेस्ट पर एनम और गेट रिडीम एट द एंड ऑफ 10th ईयर। उसकी फेस वैल्यू क्या है, 1 लाख। तो करंट प्रीवेलिंग इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 9%, ठीक है। और मैच्योरिटी में भी आपको 9% मिल रहा है, ठीक है। एंड क्रेडिट क्वालिटी भी ठीक है। तो आज उसकी बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आज आपको कितना मिल रहा है, 9%, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट 9, ठीक है। क्योंकि कूपन और एक्सपेक्टेड रेट सेम है, ठीक है। तो इट वुड बी टर्न आउट टू बी द फेस वैल्यू 1 लाख, ठीक है। क्योंकि दोनों का रेट सेम है, ठीक है। अगर लोअर और हायर होता, जैसे यहां पे क्या है, कूपन भी 9 है और मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी 9 है, तो उसकी फेस वैल्यू ठीक है। अगर बॉन्ड का फेस वैल्यू यानी कि इन्वेस्टर को जो कूपन रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो हाई और लो होता, तो बॉन्ड की भी जो वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो भी लेस और मोर होती, ठीक है। क्लियर यहां तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड का फेस वैल्यू कम क्यों होता है और ज्यादा क्यों होता है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ब्याज, उसके फ्लक्चुएशन से बॉन्ड्स के भी जो फेस वैल्यू है उसमें भी फ्लक्चुएशन मिलता है। कई बार वो फेस वैल्यू से नीचे भी चला जाता है, जब आपको मार्केट में ज्यादा मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू नीचे भी चला जाता है। आप क्यों लोगे बॉन्ड, जब आपको मार्केट में ही 9 या 10% मिल रहा है और बॉन्ड 8% दे रहा है, ठीक है। सेम उल्टा होता है उसका, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम हो जाए और बॉन्ड की ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर सर। यस, नो क्वेश्चंस। चलो पता था वैसे आप पूछोगे नहीं, ठीक है।
क्योंकि इस चैप्टर को रिवीजन करिए, बहुत से टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं रिपीट करते जा रहा हूं कि इन इसी चैप्टर ये चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग चैप्टर होगा, डिसीजन मेकिंग, और एक एक लाइन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल का फॉर बॉन्ड वैल्यूएशंस। ठीक है, एवरी असेट्स और लाइबिलिटीज प्राइस द सेम वे। असेट्स आर एक्वायर एट द कॉस्ट। असेट्स को कैसे लेते हो, कुछ पैसे देते हैं, लेते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि असेट्स जो खरीदा है अपन ने वो अर्निंग भी देगा और कैपिटल गेन भी देगा। चाहे आप चाहे आप फिजिकल असेट्स, रियल असेट लो, गोल्ड लो, चाहे आप इक्विटीज लो, चाहे बॉन्ड्स लो, कुछ भी खरीदते क्या लगता है कि अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, इक्विटी में क्या मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड। ठीक है, बॉन्ड्स में क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल एस्टेट में रेंटल इनकम। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूइंग अ असेट बेस्ड ऑन कैश फ्लो कैन बी एक्सटेंडेड टू वैल्यू। While the discount cash flow model are used to value business, this valuation come with significant error of judgment because inability to measure quantum and timing of future cash flow with certainty. ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, डिस्काउंट कैश फ्लो अप्रोच टू वैल्यूएशन इज मोस्ट appropriate approach for valuation when three thing is known। डीसीएफ कब बेस्ट है, जब आपको स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो पता है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो पता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर पता है। ये बॉक्स बना रहा हूं, याद करिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑन दिस three piece of information are available, it is simply mathematics to find the present value of this cash flow which potential investor in that instrument would be willing to pay। ठीक है, in valuing a business the cash flow at various stage over its expected life is considered। ठीक है, rational way to find the value of business may be the first find the inflow over outflow। क्या होता है कि आपको बिजनेस की वैल्यू पता करनी है तो क्या है, इनफ्लो भी पता होना चाहिए, फाइंड द इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, कॉल्ड फ्री कैश फ्लो, एफ भी जिसको बोलते हैं, एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट कैश फ्लो, डीसीएफ मेथड। फ्यूचर के कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो को ब्रिंग देम टुडे एट अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न, उसको बोलेंगे डिस्काउंट कैश फ्लो, डीसीएफ मेथड। ठीक है, टू प्रिंसिपल फैक्टर दैट ड्राइव द वैल्यूएशन ऑफ फर्म होता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, सेकंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट यूज टू डिस्काउंट दिस कैश फ्लो। ठीक है, तो थ्री टाइप ऑफ डीसीएफ मॉडल होते हैं, एक होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस क्या आता है, जो मैच्योर कंपनीज होती है, ठीक है, या डिफेंसिव सेक्टर्स की कंपनी होती है, उसको मेजर किया जाता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड ऑफ कंपनी आर डिस्काउंटेड बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर कंपनी दैट पे रेगुलर एंड सुटेबल सब्सटेंशियल डिविडेंड। जो रेगुलर एंड सब्सटेंशियल डिविडेंड देती है उसके
नेटवर्क चला गया था, सॉरी फॉर दैट। आज थोड़ा मैंने क्लासेस ली है, उसमें बहुत मेरे को नेटवर्क का इशू हुआ है। लेकिन थैंक गॉड यहाँ आ गया। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसमें मैच्योर कंपनी की बातें हो। नेक्स्ट होता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, जिसके लिए यूज किया जाता है, जहां पे पी होता है, पी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई K-G। तो पी होता है फेयर प्राइस ऑफ द शेयर, D1 होता है, ठीक है, के होता है इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जी होता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो D1 रिफर टू डिविडेंड एक्सपेक्टेड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहां से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये फॉर्मूला बस याद रखना है आपको। ठीक है। सेकंड जो मेथड होता है वो FCFE होता है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल। इसमें क्या होता है, ऐसी कंपनी जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में डिविडेंड नहीं दिया है, उनके लिए ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है। अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, उसने कभी डिविडेंड पेड नहीं किया, या ऐसी कंपनी जो ग्रोथ फेस में है, ठीक है, वो कभी डिविडेंड पेड नहीं करती है। ठीक है। ग्रोथ फेस में, जैसे अभी आज के डेट में जो न्यू बीज कंपनीज आई है, जो हाईटेक कंपनीज आई है, वो ग्रोथ फेस में है। ठीक है। वो डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें और ज्यादा पैसे की जरूरत है कि वो मार्केट में वापस से और ज्यादा ग्रोथ कर सकें। तो FCFE को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, नेट बोरोइंग या रीपेमेंट को प्लस या माइनस करते हैं, तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर इतने को भी याद कर लिए तो आप ये मान के चलो कि केस स्टडी में एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। FCFE किसके लिए, हायर ग्रोथ फेज के लिए। ठीक है, जो बहुत लंबा ग्रोथ कंपनीज का है, ठीक है, अच्छी ग्रो कर रही है, ठीक है, उनके लिए। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFE ड्यूरिंग द हाई ग्रोथ, और वैल्यू ऑफ परपेचुअल स्ट्रीम FCFE आफ्टर द हाई ग्रोथ। ठीक है, तो यहां से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। इसमें भी टू स्टेज होता है। क्या होता है कि कुछ कंपनीज क्या है कि हाई ग्रोथ हमेशा परमानेंट तो रहेगा नहीं। ठीक है, जब परमानेंट नहीं रहेगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये टू स्टेजेस में होता है। ठीक है। फिर होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म मॉडल। मेजर चैलेंज क्या होता है FCFE में, अनलेस अ कंपनी हैज अ ऑब्जेक्टिव डेप पॉलिसी, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली एस्टिमेट द नेट बोरोइंग। अगर आपकी डेप पॉलिसी नहीं है, तो आपकी नेट बोरोइंग या रीपेमेंट कैसे निकालेंगे। तो यहां पे क्या करते हैं, इफ कंपनी डजंट हैव अ स्टेटेड पॉलिसी, बोरोइंग में बी may have to be estimated using arbitrary consideration। ठीक है, तो यहाँ पे FCFF मॉडल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस टैक्स एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट पेमेंट, तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यहां भी निकल आएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फर्म मॉडल, फ्री कैश फ्लो टू फर्म मॉडल्स। तो यहां देखिए एक फॉर्मूला क्या दिया, EBIT इंटू 1 - टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन एंड नॉन कैश चार्जेस लेस इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां से FCFF कैलकुलेट होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कैसे भी करके याद करिए, क्योंकि ईबिट दिया रहेगा, टैक्स रेट दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन या नॉन कैश चार्जेस दिए रहेंगे। FCFF निकालने को कभी कभार पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। In FCFF model, value of business is derived from discounting the FCFF. FCFF is the cash flow available to all source of capital। ठीक है। डिस्काउंट रेट कैसे लिया जाता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC के द्वारा। कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। जैसे FCFE में वैल्यूम की जाती है हाई ग्रोथ कंपनी में, FCFF इज इन्वॉल्व सेग्रीगेटिंग द वैल्यूएशन इनटू टू पार्ट, वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग हाई ग्रोथ एंड टर्मिनल वैल्यू, सेम FCFE की तरह। ठीक है। एनी क्वेश्चंस यहां तक समझ में आ रहा है, कुछ कुछ, सब कुछ। यस। नो क्वेश्चंस, नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है तभी नो क्वेश्चंस है। अगर समझ में आ रहा है 100% तो बेस्ट है।
बीच में मत रहिएगा। या तो सब कुछ समझ लीजिए या तो फिर थोड़ा समय दीजिए खुद को सीखने के लिए। नई चीज है, बहुत काम आएगी। एक सर्टिफिकेट में नहीं, मार्केट को भी जानने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। ठीक है। टर्मिनल वैल्यू जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, यूजिंग द परपेचुअल ग्रोथ मॉडल। और परपेचुअल ग्रोथ रेट इज द ऑफन केप्ट यूजिंग लॉन्ग टर्म नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ द मार्केट इन विच कंपनी ऑपरेट एंड नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू ग्रो फास्टर देन इकोनॉमी टिल परपेचुअलिटी, ऐसा मान। Multiplying by the EBITDA at the end of high growth period at appropriate EV by EBITDA मल्टीपल। देखिए ये फॉर्मूला भी आपको बहुत हेल्प करेगा, EV by EBITDA। ठीक है। ये मल्टीपल डिसाइड करता है बेस्ड ऑन देयर कंपेरेबल फर्म टर्मिनल वैल्यूज एडेड टू द कैश फ्लो फॉर द ग्रोथ और प्रोजेक्टेड पीरियड टू रिफ्लेक्ट द रिस्क इन्वॉल्व इन द कैश फ्लो, देयरफॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। FCFE इज डिस्काउंटेड बाई वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये लाइन भी याद रखिएगा। देन कंसीडर बोथ डेब्ट एंड इक्विटीज। ठीक है। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मोस्ट ऑफ द वैल्यूएशन एक्सरसाइज। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज टेकन एज प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। ठीक है। कंसीडर विथ क्रेडिट क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय कंपनी कॉमन शेयर होल्डर्स। तो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल का यूज होता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द बेसिस फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF, रिटर्न दैट रिफ्लेक्ट द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन स्टॉक मार्केट RM। ठीक है। रिटर्न दैट कंपनसेट फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क और द स्टॉक ऑफ कंपनी इटसेल्फ। ये हमेशा क्वेश्चन आएगा CAPM का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो KE = RF प्लस बीटा इंटू RM - RF, ये इसका फॉर्मूला है। इसको कभी मत भूलिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहां से। K = RF प्लस बीटा इंटू RM - RF। तो RF होता है रिस्क फ्री रेट, RM - RF इक्वल टू होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। बीटा दिया गया रहता है या बीटा नहीं भी दिया है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। फिर होता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका फॉर्मूला। ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। KE होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहां भी KE जो लिखा है उसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। KD होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, WD होता है वेट ऑफ डेप्ट, WE होता है वेट ऑफ इक्विटी। बहुत इजी फॉर्मूला है ये, छोटा सा। K × WE प्लस KD × 1 - TX × WD, ये फॉर्मूला मत भूलना कभी, हमेशा काम आएगा आपको। यहां तक कोई चीजें जो आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज बताइए। नो क्वेश्चंस, रिवीजन करना चाहेंगे और चैप्टर होने के बाद थोड़ा रिवाइज, चैप्टर होने के बाद? ओके। थोड़ा रिवाइज करोगे तो हो जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है। फिर होता है रिलेटिव वैल्यूशंस। रिलेटिव वैल्यूशंस का क्या मतलब है? DCF मेथड अपन ने देखा, नंबर ऑफ वैल्यूशन बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो एंड देयर एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड डिस्काउंट रेट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन यहां पे वैल्यूशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन टू कंपेयर द प्राइस विद वैल्यू टू अराइव वेदर अ बिजनेस इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस और फेयर प्राइस। ठीक है।
ये बॉक्स जो बना रहा हूं इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन एक्सरसाइज से अपने को क्या पता चलता है कि कोई भी बिजनेस ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है या फेयर प्राइस है। इससे एनालिस्ट को क्या हेल्प मिलती है, बाय सेल और होल्ड करने की, ठीक है। नेक्स्ट है, और अपने को क्या पता चलता है, व्हाट वी गेट, यानी कि क्या कंपेयर करते, क्या अपने को मिलेगा और अपने को कितने पैसे देने हैं। वैल्यूएशंस में ये होता ना कि कितने पैसे देने के बाद अपने को क्या मिलने वाला, ओवर प्राइस अंडर प्राइस होगा शेयर्स की, फेयर प्राइस है, क्या मिलने वाला है, ये हमेशा पूछते ना अपन। तो देखिए, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मैट्रिक्स, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू डिविडेंड रेशो, मींस डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट जो कंपनी पे करती इक्विटी होल्डर्स को, ठीक है। जो अच्छी मैनेज कंपनीज होती है वो डिविडेंड पे करती है इन्वेस्टर को, ठीक है। इंश्योरिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी आर एडिक्वेट फंडेड, ठीक है। तो डिविडेंड कैन बी कंपेयर विद द शेयर प्राइस ऑफ सेंस ऑन चीपनेस एंड एक्सपेंसिवनेस ऑफ इक्विटीज, ठीक है। इसे बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। हमेशा क्वेश्चन आता है डिविडेंड यील्ड का, तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, ठीक है। जैसे एक कंपनी है जो 5 रुपए डिविडेंड पे कर रही है लास्ट 5 ईयर से, ठीक है। 5 ही रुपए पेड कर रही ना, 5 रुपीज लास्ट 5 ईयर से, ठीक है। तो अब इसका देखिएगा, 5 साल पहले 50 रुपए शेयर का प्राइस था, 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा था, तो डिविडेंड यील्ड क्या था, 10%। शेयर का प्राइस 100 आ गया लेकिन डिविडेंड 5 ही रुपए, तो डिविडेंड यील्ड कितना हुआ, 5 रुपीज, ठीक है। और 150 इधर वो प्राइस आ गया था, अब 3.3 हो गया। तो प्राइस टू डिविडेंड रेशो क्या हो रहा है, डिविडेंड 5 है और प्राइस है 50, तो 10, डिविडेंड 5 है प्राइस है 100, तो 20 रुपीज, ठीक है। 20 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड करेंगे तो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड उतनी कम नजर आ रही है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम द अबोव टेबल दैट ₹50 द बिजनेस इज अवेलेबल एट 10% डिविडेंड यील्ड, जो कि 10 टाइम है उसका। 5 रुपए है डिविडेंड और 50 रुपए का शेयर है, तो उसके अपने शेयर प्राइस का से 10 टाइम है, ठीक है। डिविडेंड जितना मिल रहा है और शेयर प्राइस का रिलेशन है 10 टाइम्स, ठीक है। यहां पे कितना है, 5 रुपीज, यहां पे 20 टाइम्स, ठीक है। तो इफ डिविडेंड yield is compared with corresponding bond yield, it look pretty interesting. A post-tax return on investment basis, bonds are offering 10% coupon on post-tax basis with 30% tax rate. Post-tax return on bond would be 7%, ठीक है। जैसे कोई बॉन्ड ऑफर कर रहा है, कितना ऑफर कर रहा है, 10%, लेकिन 30% टैक्स रेट है आपका, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना हुआ, 7%। इक्विटी सेम ऑफर कर रहा है, 10% पोस्ट टैक्स रिटर्न, ठीक है। और उसमें क्या है कि पोटेंशियल अपसाइड भी है कि अर्निंग आपकी बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो अपसाइड तो डिविडेंड डेप्ट पेपर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहां पे आपको क्या क्या एप्रिसिएशन मिला, आपने 50 रुपए में शेयर खरीदे, 5 रुपए डिविडेंड तो मिल ही रहा था। यहां पे प्राइस भी एप्रिसिएट हो गया, लेकिन आपको रेगुलर इनकम की तरह 5 रुपीज डिविडेंड भी मिलते रह गया, लेकिन डिविडेंड यील्ड भले ही कम हो गई, लेकिन इधर तो स्टॉक में आपको ज्यादा, तो इक्विटी का जो एप्रिसिएशन है वो ज्यादा इंफीरियर होता है बॉन्ड यील्ड से, ठीक है। तो डिविडेंड रेशो में 240 टाइम्स हो गया इसके, डिविडेंड के अकॉर्डिंग वो 40 के मल्टीपल पे आ गया। जो होती है वो अवेलेबल हमेशा चीप क्वांटिटीज में होती है, सस्ते में मिलती है, ठीक है। और ड्यूरिंग द बुल मार्केट, जब मार्केट में बुल मार्केट होता है स्टॉक में, तो इक्विटी यील्ड आर क्वाइट लोअर देन द बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो स्टॉक अवेलेबल एट डिविडेंड यील्ड हायर देन दोस कंपैरेटिव स्टॉक एंड मार्केट डिविडेंड यील्ड में बी सीन एज वैल्यू पे, ठीक है। हायर डिविडेंड पे आउट में इंडिकेट लिमिट
जब बुल मार्केट होता है तो इक्विटी यील्ड लोअर होता है देन बॉन्ड यील्ड, जब बियर मार्केट होता है तो वाइस वर्सा होता है। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, एक अर्निंग यील्ड देख लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग यील्ड। इतना रिवीजन करिएगा और कल क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि ये सब अगर नहीं बनेंगे सर तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो व्हेन डिविडेंड यील्ड आर क्वाइट लो, डिविडेंड कम है, मार्केट एनालिस्ट मूव टू अर्निंग यील्ड, ठीक है। अर्निंग यील्ड क्या होता है? ईपीएस डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। तो ईपीएस क्या रिप्रेजेंट करता है कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। Only the part of EPS is distributed as a dividend and part is retained by the company। क्या होता है कि EPS जो होती है उसका कुछ पार्ट डिविडेंड में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और कुछ पार्ट फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी रख दिया जाता है। तो पी रेशो क्या इंडिकेट करता है कि कितना अमाउंट इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट टू रिसीव 1 यूनिट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। It is calculated using the current market price and the historical EPS, ठीक है। Forward EPS P by using forecast EPS, investor may be willing to pay higher price for the earning if expected above average growth in the future। अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि एवरेज ग्रोथ फ्यूचर में ज्यादा हो सकती है तो वो और ज्यादा अर्निंग के कंपेयर पे बिलिंग पे करने को तैयार होते हैं, ठीक है। अगर सभी चीजें कांस्टेंट रखी जाए, जो हायर पी होते हैं ना स्टॉक्स के कंपेयर टू पीयर ग्रुप्स, ठीक है, तो जो पी जिसकी हाई होती है उनको एक्सपेंसिव स्टॉक बोला जाता है, और जो लोअर पी के स्टॉक्स होते हैं उनको अंडर वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। कंपनी जिसकी हायर ग्रोथ पोटेंशियल होती है, जिसमें रिस्क कम होता है, वो हमेशा प्रीमियम में ही ट्रेड करते हैं एज कंपेयर टू पीयर ग्रुप्स, ठीक है। और जिसमें लोअर ग्रोथ और हायर रिस्क होता है वो हमेशा डिस्काउंट में ट्रेड होते हैं। ये बॉक्स भी याद रखिएगा, ठीक है। कंपनी की अर्निंग पर्टिकुलर पीरियड वेयर प्राइस एट पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर प्राइस ऑफ रेफरेंस फॉर ईपीएस इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इन्वेस्टर असेस कंपनी बेस्ड ऑन फ्यूचर पोटेंशियल। कोई भी इन्वेस्टर होता है वो क्या चाहता है कि फ्यूचर पोटेंशियल देखता है ना। जब भी आप शेयर्स खरीदते हो तो क्या देखते हो? फ्यूचर पोटेंशियल। अगर हायर परफॉर्मेंस है टू एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, ठीक है, कंपेयर टू पास्ट रिपोर्टेड ईपीएस, तो पीरियड ऑफ रेफरेंस फॉर फ्यूचर अर्निंग जो होती है समवट सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईपीएस फॉर ऑनगोइंग फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर, वो या तो लो होगी तो या तो हाई होगी, या अनड्यूली लो और हाई। तो उन दे में इंटेंड टू कंपेयर द स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एनालिस्ट शुड exercise their judgment determining appropriate period in reference of identifying EPS। देखिए कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई होगी, पूछिए, आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि पी ईपीएस रेशो का क्या यूज हो रहा है कि अगर किसी कंपनी में ग्रोथ रेट फ्यूचर में ज्यादा दिख रही है, रिस्क कम है, तो इन्वेस्टर उसमें ज्यादा पे करने को तैयार होता है, पैसे देने को तैयार होता है, ठीक है। जिस कंपनी में ग्रोथ रेट कम दिख रही है, रिस्क ज्यादा दिख रहा है, तो वो आपको मार्केट में भी डिस्काउंट रेट में ही दिखेंगे। एग्री?